इमेज एकदम प्रॉपर आउटर वाइड एंगल। बस चलो, क्या डाउट है? पहला डाउट डिफरेंस बिटवीन मेनिस्कस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ये कौन सा मिरर है? सर फोकल डेप्थ। ये कौन सा मिरर है? ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। अब क्या डाउट है आपका, बताओ। मेनिस्कस અને फोकल डेप्थ में डिफरेंस। फोकल डेप्थ में डिफरेंस। पहला देश कितना था फोकल डेप्थ? इसे बोलते हैं मिनिस्कस। ना भाई खोटी बात छे। ना तो बोलो बीजू भाई। सर पावर ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/n। उसका यूनिट क्या होता है? अब ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स। और ये कौन सा लेंस है? डबल सी हो तो कॉनकेव और वी दिखे तो कॉन्वेक्स। ऐसा हमने उसको याद किया था। कॉन्वेक्स का पावर ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव का पावर ऑलवेज नेगेटिव। फिर क्या सीखा था हमने कि अगर मल्टीपल लेंस होंगे तो क्या होगा? पावर सिंपली ऐड हो जाएगा। P1 + P2 अप टू सो ऑन, जितने लेंस होंगे उतने पावर ऐड हो जाएंगे। और कुछ इसमें क्या सीखने जैसा है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब किसी की फरमाइश थी क्या? इधर ध्यान दे। इसमें क्या होता है? व्हेन वी हैव अ ग्लास स्लैब, द रिफ्रैक्टिव मीडियम्स आर लाइक दिस। एक होता है रेरर, ये होता है डेंसर। व्हाट डू वी मीन बाय रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम? मतलब रेरर मीडियम जहाँ पे लाइट आसानी से पास होगी, डेंसर मीडियम जहाँ पे लाइट पास होने में स्ट्रगल करेगी। फिर एक चीज़ होती है नॉर्मल टू द सरफेस। लाइट विल स्ट्राइक लाइक दिस, इंसिडेंट करेगी ऐसे। एक सरफेस का नाम दे दो ए बी, कि ए बी सरफेस पे एक रे पी क्यू स्ट्राइक किया। नाउ वी हैव अंडरस्टूड इन द रिफ्रैक्शन दैट इफ रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या सीखा था हमने? RDT। मतलब रेरर से डेंसर में आएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुका है। एंगल मेड विद द नॉर्मल इज इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे कौन सा है? रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर यहाँ से ये QR जो है ये डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है। मतलब ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो डेंसर टू रेरर, तो इसके लिए याद किया था DRA। डेंसर टू रेरर जाते वक्त क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ से अवे हो गया नॉर्मल से। इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे और इसे बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। और कब शांति, जीवन में शांति। अब अगर ये बीच में कोई ग्लास लैब नहीं होता तो ये ऐसे जाने वाला था, पर उसका पाथ थोड़ा डेविएट हो गया तो इसे बोलते हैं एक्स लैटरल शिफ्ट। जो अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ चुका है तो इसे बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। फिर किसी को कोई डाउट किया? सिंपल। मतलब ये जो हमने किया उसको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है कि फॉर द सरफेस ए बी पी क्यू इज द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस विथ आई एंगल टू द नॉर्मल एंड देन रिफ्रैक्टेड विद द QR रे, एंड QR रे इज द इनसाइड द ग्लास, एंड नाउ द QR रे इज अप्रोचिंग द अनदर सरफेस CD. Now CD surface is associated with rarer medium air. Now the light is passing through denser medium to rarer medium. Then we know that if light is passing through denser to rarer, it will go away from the normal. Simple. तो अवे जाएगा तो जो इमर्जेंट रे है उसका नाम दे देंगे RS। तो RS इज द इमर्जेंट रे हियर। जितना एंगल उसने नॉर्मल के साथ बनाया उसे बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। सिंपल। ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। और जो उसके ओरिजिनल पाथ से उसका डेविएशन हुआ x जितना, x यूनिट्स, उस x यूनिट्स के डिफरेंस को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्वेश्चन खत्म।
फिर किसी को डाउट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो हमने सीखा कि स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर मीटर पर सेकंड, देन स्पीड इन द मीडियम वो क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, बिकॉज मीडियम डेंसर होता है वैक्यूम से। वो चला भाई टी शर्ट कड़े न चौड़ाई से कोई जाता टाइम पास नहीं है। सी क्या होता है 3 × 10⁸ वी क्या होता है फाइंड करना होता है, पर कैसा होगा ऑलवेज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज ये कि कहाँ पे है वैक्यूम में। एक क्वेश्चन मैंने कराया था फिर से करा देता हूँ। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ये कुछ होगी। सपोज आई एम कंसिडरिंग मीडियम एज अ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई 1.5। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। ये V कौन हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब ग्लास। अभी कहाँ पे ग्लास है तो इसलिए ग्लास, ये वैक्यूम है तो इसलिए 0, वैक्यूम मतलब 0। अब n का मतलब है 1.5, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ ना, 1.5 तो मजा उससे। C क्या है 3 × 10⁸, ये Vg। अब इसको रिप्लेस कराओ यहाँ से, Vg को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, 1.5 2 × 8, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास। कि लाइट जब ग्लास के अंदर चली जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ दिस। सिंपल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिखने को बोले तो क्या लिखोगे, the ratio of speed of light and the vacuum and the speed of light in medium is known as refractive index. कब अब इधर फॉर्मूला बताओ, n = C/V है। अब इसका फॉर्मूला 1 2 के फॉर्म में बनाना है, तो n1 2 अगर मैं बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा V2 - V1, सॉरी V2 डिवाइड बाई V1। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अभी हमने जो सम सॉल्व किया उसमें मैंने क्या किया था, n = C/V ऑफ ग्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उसका मतलब ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। समझ में आ गया, मतलब आगे जो है वो नीचे जाएगा, पीछे जो है वो ऊपर जाएगा। सिंपल। कोई डाउट किसी को इसमें? और क्या कराया था इसमें, अगर इसको n21 लिखना है तो क्या करेंगे, ऊपर V1 नीचे V2। ये कब काम आएगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। कहीं पे आपको अगर ऐसा बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कहीं पे ऐसा है पानी है और पानी के नीचे ग्लास का स्लैब है, तो पानी में से लाइट आई और वो ग्लास में गई, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास मीडियम पूछा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। मतलब लाइट की वेलोसिटी ग्लास में कितनी, लाइट की वेलोसिटी वाटर में कितनी, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा वाटर ग्लास वाले मीडियम का। इतना सिंपल है। और कुछ बीजी कोई फरमाइश कोई नहीं? लास्ट टाइम कौन सा रिएक्शन किया था हमने केमिस्ट्री में? कंपेयर એટલે 1/JB ફોકલ લેન્થ માં એ કરીએ તો એને યુનિટ ના હોવો જોઈએ ને, તો હોય ને 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का यूनिट होता है 1/मीटर। या तो डायोप्टर बोल सकते हैं या तो मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ये यूनिट बोलो
या तो जिसने उसको ढूंढा उसका नाम न्यूटन, जैसे जिसकी श्रद्धा। तेरे को पूरा लिखना है, पूरा लिख, इतना लिखना है, इतना लिख। वैसे ही मीटर इनवर्स लिखो तो उसका मतलब भी डायोप्टर ही होता है, या डायोप्टर लिखो उसका मतलब भी मीटर इनवर्स ही होता है। बीजी कोई आगे बढ़िए। लास्ट टाइम क्या कराया था? थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर ओके, तो कोई भी इक्वेशन आपको आता होगा, हम मान लेते हैं ऐसा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो PbNO3 ट्वाइस क्या है? इसको अगर हीट करेंगे तो इसके कितने टुकड़े होंगे? और तीन क्या क्या होंगे? PbO प्लस NO2 प्लस। अब इसको सोचो कि बैलेंस्ड है कि नहीं है? नहीं है तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन तो 2 में जो कर दो तो 6 नहीं आता अरे पीछे 7 2 यहाँ तो 5 ऑक्सीजन है। PbO प्लस NO2 तो O2 सर NO नहीं आ सर ત્યાં भी 2 कर दो सर कहाँ 2 का? 2 PbNO3 इसको 2 कर। देखो इधर ध्यान दो, सबसे पहले सबसे पहले इधर देखो कि कंडीशन क्या है। इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसको छेड़ेंगे तो इसके बाद यहाँ पे कुछ हो जाएगा। तो इसको क्या किया जाए कि वो इक्वल होने के नज़दीक पहुँचे थोड़ा बहुत। तो सपोज इसको मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो क्या होगा? 12 ऑक्सीजन 12 8 सपोज यहाँ पे 2 किए तो लेड कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 करूँ तो ये भी 2 हो जाएगा। पर उससे क्या फ़र्क पड़ा? खाली लेड इक्वल हुआ, ऑक्सीजन O3 અને twice હતો તો 6 હતો ને 6 2 12 4 पर नाइट्रोजन का भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी तो या 2 NO2 कर दो 2 नहीं 4 कैसे? अब 4 नाइट्रोजन, यहाँ भी कितने हैं? 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन? 8 9 10 11 12 થઈ ગયા। અહીંયા भी 12 થઈ ગયા। ओके डन। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के अंदर वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम। डिकम्पोजिशन किसका कराया? हमारे पास एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोजन H2O लिया। अब H2O के अंदर क्या कनेक्ट किया उन लोगों ने? सबसे पहले एनोड कैथोड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनोड पॉजिटिव की नेगेटिव? चेक कराई इधर बुक में नहीं आते। देखो एकदम इजी है। ए के लिए ऐसा किया, प्लस के लिए भी ऐसा किया। सी को कहीं से नहीं काटा, माइनस को भी कहीं से नहीं काटा। तो कैथोड इज योर नेगेटिव, एनोड इज योर पॉजिटिव। सिंपल, ऐसे उसको याद रखना है। अब हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, कंटेनर में हमने क्या क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। उस वाटर के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट उसके साथ क्या हो रहा है? H2O हमारे पास है। एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है?
ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकअप रिएक्शन हमने ऐसा सीखा हुआ है कि किसी एक खुशखुशाल परिवार को तोड़ के अब H2O एक ग्रुप दिख रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमने तीन मेथड को यूज़ किया था। एक तो उसको हीट कर सकते हो, या तो उसमें करंट पास कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हैं, लाइट, सनलाइट मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक्चुअली फोटॉन्स के अंदर एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू HF, फोटोन की एनर्जी HF होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है पर हमको बता रहा हूँ कि इतनी एनर्जी उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर गिरेगी। जैसे हीट एक एनर्जी है, करंट भी एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वैसे ही लाइट भी एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस मटेरियल को। AgCl का एग्जांपल हमारे पास होगा सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को अगर हम लेंगे, कहाँ पे लेना है उसको, चाइना डिश के अंदर। तो चाइना डिश का क्या काम है उसमें, देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों में एक चीज होती है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट या तो परिवार को जोड़ता है या तो परिवार को तोड़ता है। दिस इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो किसी का ब्रेकअप कराया किसी ने, उसके बेस्ट फ्रेंड ने, तो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया कैटलिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर केस। वो ब्रेकअप करवाना, हाँ, प्रोसेस थोड़ी फास्ट करके देता है। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम है तो कैटलिस्ट आपका डिसीजन थोड़ा फास्ट करके देगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स हाउ वो जो चाइना डिश में हमने AgCl को रखा, तो वो चाइना डिश एक कैटलिस्ट बन के आती है जो रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देती है। सिंपल है। तो ये हमारे पास तीन टाइप ऑफ रिएक्शन है। अब हम सीख रहे थे H2O वाली बात को। तो H2O को हमने जो डायग्राम दिया ऐसा सेम टू सेम डायग्राम बनाते हैं पहले तो। सेम टू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो कैथोड है, एनोड है। कैथोड के साथ कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और एनोड के साथ कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन। अब कंडीशन क्या हो रही है इधर, जैसे ही 6 वोल्ट की बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, वैसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। प्लास्टिक मग के अंदर ऐसी सिचुएशन है, जैसे ही लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, वैसे हमको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दिखते हैं, तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। पर अलग करने के बाद सिचुएशन क्या हुई, कुछ अलग दिख रहे हैं वो लोग। अक्सर ब्रेकअप होने के बाद लोग अपना लुक चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन हुई इधर। तब लुक चेंज करने के बाद हमको तो उसको पहले जैसा था वैसा कुछ सेट करना पड़ेगा। तो नाउ बैलेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कैसे बैलेंस करोगे, अगर यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो, तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2, बात खत्म। सिंपल। तो इसके अंदर लिखना क्या है हमको, कि व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, क्या हुआ बताओ, क्या बात कर रहे हो?
देखो इधर ध्यान दो, 1 मिनट। अब कैथोड पे क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय रिडक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ने रिमूव करे ना, नहीं गाड़ी ना कोई एक बाजू ना था वाला बद्दी बाजू ना था, बोले तो खरा क्या बोले? रिमूव कर दे तो ऑक्सीजन गाड़ी करे ही गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इसको याद रखना है, गुजराती माने कहेवाय कैरी कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन था। आखी जिंदगी याद रखवानुं कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन ज थाय। विच मीन्स क्या हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन टूट रहा है तो ऑक्सीजन गया। और क्या बोलते हैं रिडक्शन को? देखो आ बे वस्तु थाय तो भी एने रिडक्शन कहेवाय, અને ત્રીજી એક વસ્તુ થાય તો બી એને રિડક્શન કહેવાય, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिटेल में समझाइश પછી सिलेबस में नहीं તમારા, પણ याद રાખો तो कोई खोटी वस्तु नहीं આવશે આવશે। પણ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो मतलब इसमें से आप क्या क्या लिखोगे कि यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक चीज़ समझ में आई दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। मतलब दिस कैन बी रिएक्शन, इसको रिएक्शन की तरह ले सकते हैं, नहीं ले सकते, खाली इसको समझ सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे। गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। चलो लिख लिया सब कुछ। अब एक सिंपल रिएक्शन है फोटोलिटिक वाली है। શું થાય ને હમણાં જેટલું જરૂરી છે એટલું આપણે કરીએ છીએ। अब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग लाइट। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है वर्ड, देन इट इज नोन एज फोटोलिटिक। अब यहाँ पे करना क्या है वो हमें लिखना है इधर कि भाई कंसीडर अ चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर हम क्या लिख करेंगे तो कि भाई AgCl सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड, उसका हम क्या करेंगे, पाउडर लेंगे। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बीन कैरिड आउट यूजिंग लाइट देन दैट रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इतना हमको सिंपली पता है। अब फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, अब इसके अंदर क्या होगा, AgCl2 का पाउडर होगा। पाउडर फॉर्म में रिएक्शन फास्ट होती है कि धीरे होती है? कैसे पता चला आपको? पानी में शुगर का क्यूब डालेंगे तो जल्दी नहीं डिजॉल्व होगा, लेकिन शुगर पाउडर डालेंगे तो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगी। तो मतलब सरफेस एरिया जितना कम उतना रिएक्शन फास्ट। तो AgCl का पाउडर ले लिया और यहाँ से सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी, तो जैसे ही सनलाइट गिरेगी हमको पता है फोटोन में होती है एनर्जी, एनर्जी इसको मिलेगी, इसको मिलने से ये टूट जाएगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। AgCl को तोड़ने से क्या बना, यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी हुई, ब्रेकअप होने के बाद लुक चेंज हुआ,
तब उस चेंज हुए वाले लुक को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। लुक पास ओरिजिनल ना कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? तो करो बैलेंस केवी जो થયું સરસ लिख लो। सेम रिएक्शन गोज फॉर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो यहाँ पे भी Ag मिलेगा प्लस Br2 मिलेगा। बताओ अलग रास्ता पर है तुम्हारा, अलग नहीं होता यार मैं એક ટાઈમ થશે એટલે પીવાશે, હજી વાર છે। કંપનીના નામ ब्रो कोड ये चींदी वस्तु सारी वस्तु कंपनी को कौन सा फिर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन? इसका यूज कहाँ पे होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। समझाओ समझाओ। सर केवल नहीं यूज करना फोटोग्राफ समझाओ। देखो, टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 3 में एक रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन। इसको याद करने की एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का पहला एलिमेंट है पोटेशियम और लास्ट एलिमेंट है गोल्ड। ये मैंने आपको एक बार समझाया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड एकदम नीचे, उसका मतलब उसका रिएक्टिविटी एकदम कम, मतलब आजू बाजू कितनी भी मोहिनी आ जाए गोल्ड रिएक्शन नहीं करेगा। और पोटेशियम एकदम ज़्यादा एक्साइटेड, जीवन में एकदम एक्साइटेड नो स्पेलिंग करो भाई, अजी भी करो, अजी भी करो। चलेगा। तो इधर ध्यान दो, गोल्ड से लेकर के पोटेशियम तक जाते वक्त रिएक्टिविटी में क्या होगा? इंक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिंपल। तो इसका मतलब क्या समझना है हमें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि वो इस पे डिपेंड करता है। किस पे? रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाओ। तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको दिया है कि CuSO4 प्लस Fe, इट विल गिव अस FeSO4 के Fe2SO4, FeSO4 प्लस C। वैसा दो वैसे। देखो, इसका मतलब क्या होगा? आयरन रिएक्टिव से कॉपर,
रिएक्शन का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। लेमोनिला मेन नाम क्या है रिएक्शन का? मतलब 10 વાગે કે 9 વાગે? 10 થી 12 વાંધો નહીં, ચેપ્ટર તો પતી જશે, કાલે કલાક હોય તોય ચાલશે. એ હમણાં 6:15 આવી ગયો તો એટલે કાલે કલાક મળે તોય ચાલશે, વાંધો નહીં આવે. હમણાં ઓલમોસ્ટ પતી જ જશે એટલે કાલે એક્સરસાઇઝ ડિસ્કસ કરી લઈશું. અને મેં એ લોકોને કીધું છે કે જેવી મંડે આવે છે એ લોકો વીકમાં 2 દિવસ ખાલી 2 ટાઈમ આવી શકે કે સાંજે 7 વાગે આવી જાય. ઓકે પણ તું કાલનો દિવસ છે ને જો હવે બધા પોસ્ટ બધું કરી દે. हाँ तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ कि व्हेन ए बी ये उसका सैंपल रिएक्शन हुआ. सैंपल रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ वन एलिमेंट इज रिएक्टेड टू अनदर रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, इन दोनों में से जो कम रिएक्टिव मेटल है, ये कॉपर भी एक मेटल है, आयन भी एक मेटल है, तो आयन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. किससे हम बोल पाएंगे? रिएक्टिविटी सीरीज से. मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि चैप्टर 1 में जितनी भी रिएक्शन हम सीखेंगे वो चैप्टर 2 और 3 में एज इट इज़ कॉपी करने वाले हैं, कुछ नया नहीं आएगा. ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ पे भी रिएक्टिविटी सीरीज को समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो एज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है, सिंपल. तो अभी करना क्या है, तो कि भाई सी इज़ द मोर रिएक्टिव देन बी, तो सी क्या करेगा, वो बी को डिस्प्लेस करा रहा है, दैट्स वाई इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब इसकी जगह पे वो आ जाएगा, तो ए सी और बी अलग हो जाएगा. इन दिस केस एफ ई इज़ द स्टड, जो इन दोनों की खुशहाल जीवन में आया और कॉपर को हटा के उसने SO4 से शादी कर ली. दैट्स द सिंपल केस. मतलब इसको याद करने के लिए आप एक सेंटेंस लिख सकते हो डेफिनेशन के फॉर्म में कि व्हेन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करना है उसके बारे में एक थोड़ा सेंटेंस भी लिख देता हूँ यहाँ पे. सुधा भाई ले भाई ले. ચાલશે આવે નહીં આવતું તો વાંધો નહીં, ગભરાઈશ ને. કોને જવાબ નહીં, હવે ચૂપ.
બસ ચલો ઊભા થઈને જોઈ લેવાનું જો 1 મિનિટ પ્લીઝ સ્ટોપ કોલિંગ મી અ કેરલેસ ઝીબ્રા इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड सिंपल केमिस्ट्री का जब टेस्ट हो या जब एग्जाम हो तो रफ पेज के अंदर हम क्या करेंगे सीधे इसको लिख देंगे यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज पता चल गई इधर ध्यान दो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे सॉरी कहाँ पे यहाँ पे आयन कहाँ पे ये रहा तो आयन हमको पता है ट्रेंड कैसे फॉलो कर रहा है नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसी हो रही है ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसी हो रही है तो कॉपर से आयन ज़्यादा रिएक्टिव है समझ में आ रहा है तो इसकी वजह से आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सिंपल तो ये हम ऐसे इसको याद करेंगे ये एक सेंटेंस होगा इसको 5-6 बार बोलो इसका एक और वर्जन है वो मैं बाद में सिखाऊंगा ये थोड़ा वेजिटेरियन वर्जन है आपको इजी क्या था प्लीज का मतलब पोटेशियम स्टॉप में से एस को निकालो सोडियम कॉलिंग में से कैल्शियम एम मतलब मैग्नीशियम ए मतलब एल्यूमिनियम केयरलेस में कार्बन जिब्रा में जिंक इंस्टेड में आयरन ट्राई में टिन लर्निंग में लेड एच में हाइड्रोजन सी से कॉपर इसमें प्रॉब्लम क्या पड़ेगा कॉलिंग में कॉलिंग ही याद रखना है इसको सी करने गए तो तकलीफ हो जाएगी कार्बन कहाँ पे कैल्शियम कहाँ कॉपर कहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा इसलिए कॉलिंग में CaL की जगह ही कैल्शियम आएगा समझ में आ रहा है फिर केयरलेस में कार दिख रहा है इसलिए कार्बन और कॉपर में COP तो कॉपर ही है और सेव्स गोल्ड सिंपल हो जाएगा एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को लिखो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल लिखो और ये उसका डेफिनेशन लिखो जल्दी बोलो खबर जमाने એવું બુકમાં લખીને ના વેચાય ને મારે हमने तो सिगरेट ली देखो सिलेबस की चिंता मत करो ये बुक का नाम क्या है मैं आपके 3 घंटे के लेक्चर लूं 7 दिन के लिए तो कितने लेक्चर हुए 21 आवर्स में मैं ये पूरी बुक खत्म कर सकता हूँ और दूसरे 3 घंटे में एक बार रिवाइज भी करा सकता हूँ पर वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम दैट्स व्हाई शांति से काम कर रहे हैं क्या बोल रहा है तू क्या बात कर रहा है क्या बात कर रहा है 6 मरक्यूरी अंदर HG क्या बात कर रहा है કોપર ની વચ્ચે છે HG नहीं सेट થતું વાર્તામાં એટલે नहीं લીધું कॉपर के पहले यहाँ पे कहीं पे Hg है तो हाइड्रोजन के नीचे आएगा Hg हाउ मर्क्यूरी कॉपर सेव्स गोल्ड चाल से ना हाँ कॉपर मर्क्यूरी सॉरी कॉपर मर्क्यूरी कॉपर के बाद आता है ना मर्क्यूरी मर्क्यूरी विल कॉल इट मर्क्यूरी पड़ी गई
देखो ये रिएक्शन होने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है भाई, द नेल जो होंगे आयन नेल्स वो ब्राउनिश इन कलर हो जाएंगे एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। मैं केमिस्ट्री लैब से चुरा के लाऊंगा एक बार और हम देखेंगे इसको। एक बार जब सिलेबस खत्म होने आएगा, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने किए थे कि फोकल लेंथ वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे मिरर के लिए, और कॉपर सल्फेट सिर्फ ला सकते हैं लाइनों कर હું લે પૈસા ખર્ચવાના चलो सेकंड रिएक्शन कर लिया હવે। मैं तो जाते भी થઈ जाएला करूँ तो। चलो देयर आर 2 मोर रिएक्शंस। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट के ही और 2 एग्जांपल्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो आपके पास तो है ही, उसमें जिंक ऊपर था, कॉपर से ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी थी, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मतलब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो Z1SO4 इट गिव्स क्या मिलेगा? कॉपर अलग हो जाएगा। एक और रिएक्शन है लेड वाला रिएक्शन, PbCl2 क्या दिया है? तो लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? अगर लेड को सेम रिएक्शन में डालें CuCl2 के साथ, तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड की नहीं है? सॉरी, बस। तो क्या बनेगा इधर? PbCl2 प्लस C। तो सिमिलरली 2 मोर एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको भी नोट कर सकते हो। उसके बाद जो रिएक्शन है उसका क्या नाम है? जैसा नाम वैसा काम। डबल डिस्प्लेसमेंट देख के क्या लग रहा है? तू मेरी ले जा और तेरी मुझे दे जा। इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर रिएक्शन की दुनिया में ऐसा होता है। तेरी साइकिल मुझे दे जा और मेरी साइकिल तू ले जा। The reaction in which 2 different atoms or groups are mutually exchanged उसका पहला एग्जांपल हमारे पास है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो मिल जाएगा बेरियम सल्फेट
प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से NaCl2 नहीं होता है, NaCl ही होता है। ऐसा क्यों होता है वो थर्ड चैप्टर में वैलेंसी जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सोडियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है तो दोनों पेयर बना लेंगे। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो सब सीखेंगे बाद में, अभी चिंता मत करो उसकी। अभी इसको बैलेंसिंग करके देखते हैं कि Na2SO4 मीन्स इसका नाम क्या हुआ, सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड। ये इक्वेशन सबसे इजी है समझने में। इसका आंसर क्या हुआ, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 2 क्लोरीन है, वहाँ पे 1 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे 2 सोडियम है, वहाँ पे 1 सोडियम हो गया। SO4 बराबर है, Ba भी बराबर है, तो एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे तो 2 सोडियम 2 Cl, तो इक्वेशन इज हेंस बैलेंस्ड। तो ये एग्जाम्पल सही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो क्या भाई, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ग्रुप मतलब ये SO4 एक ग्रुप है, जैसे हमने डिस्कस किया था कार्बोनेट एक ग्रुप है, SO4 एक ग्रुप है, OH इस हाइड्रोक्साइड एक ग्रुप है। तो वैसे सारे ग्रुप्स के नाम हमने लिस्ट बनाए थे। द रिएक्शन विद विच 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाए कि सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, बेरियम SO4 के साथ चला गया, तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आ गई। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, मैंने आपको शायद एक बार बताना था, भूल गया। रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल ऐसा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स बनते रहे, मतलब यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है, बिकॉज सिंबल ऐसा है इसलिए रिवर्सिबल नहीं है, इन दिस कंडीशन नहीं है। इसको वापस रिवर्सिबल करना हो तो फेवरेबल कंडीशन देंगे तो हो जाएगा। कब अब इसमें क्या समझेंगे, आगे के चैप्टर्स में आएगा, टेंशन मत ले। इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसका रीजन क्या हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ लिया, इसका रीजन क्या हो सकता है। अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन रिएक्टिविटी सीरीज और नॉट। अभी के लेवल पे 10th के लेवल पे हम बोल सकते हैं, लेकिन कभी पूछेंगे नहीं, तो इतना ही लिखना है। इसके बाद एक और रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, कि रिएक्शन होने के बाद कुछ बच जाए, जो बचा कुचा टुकड़ा यहाँ पे बचेगा उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो ऐसे रिएक्शन जिसको होने के बाद में कुछ बच जाए, ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कई बार एग्जाम में पूछते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, डायरेक्टली बुक में उसके नाम से हेडिंग नहीं दिया हुआ है। क्या हुआ, हाँ, मतलब डेफिनेशन दी होती है पर उसका रिएक्शन भी कभी कभी पूछते हैं, तो फटाफट से इतना नोट करो, फिर वो रिएक्शन करते हैं। ये ऊपर वाला लिख लिया, कराओ तारे बद्दू जीवो। લખવાનું બાકી છે જી, તો પોઝ કરવું પડશે। શું કહે છે, टाइम ओछो करो छो, ए मैं तमने ऑफर आपी, ऑफर एक्सेप्ट करो तो टाइम ओछो थई जशे। पेली हवा रां जवा वाली सवारे 1 કલાક भी होता है તમને तो कैसे ने હવે મારામારી ના કરશો।
4 કલાક બની લે बस लावे ओए કોને વાત